नमस्ते बच्चों। चलिए, तो हम लोग लास्ट क्लास में वर्क वगैरह कैसे कैलकुलेट करना है ये देख लिए थे, है ना। वर्क हम लोग लिखे थे इंटीग्रल माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डी वी, और उसको बोले थे कि इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है एरिया अंडर द प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ, और उसका साइन क्या होगा। तो अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क नेगेटिव होगा, अगर कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क पॉजिटिव होगा, ऐसा हम लोगों ने देखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब हमें हर एक प्रोसेस में अलग अलग देखना होगा कि वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे। बात हुई थी इसकी कि P अगर कांस्टेंट होगा तब तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, बट अगर वेरिएबल होगा तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अब हम लोग अलग अलग प्रोसेस में देखते हैं कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। बट उससे पहले एक चीज़ हम लोग देखते हैं, ये जो CV होता है इसको हम लोग लिखते हैं R अपॉन गामा माइनस 1, और CP एक चीज़ होती है इसको हम लोग लिखते हैं गामा टाइम्स R अपॉन गामा माइनस 1। R तो वही है गैस कांस्टेंट, गामा क्या है तो गामा होता है CP अपॉन CV, CP मोलर अपॉन CV मोलर। इसको हम लोग बोलते हैं गामा। गामा क्या होता है CP मोलर अपॉन CV मोलर। CV मोलर क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो है CV। और वही CP मोलर क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कैपेसिटी गैस का अलग होता है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कैपेसिटी गैस का अलग होता है। ठीक है, तो इस तरीके से किसी गैस के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं CV मोलर या CP मोलर और गामा। ठीक है ना। अलग अलग गैस के लिए गामा की वैल्यू अलग अलग होती है, तो CP और CV की वैल्यूज अलग अलग आती हैं। हमें वैल्यूज याद रखनी है। मोनो एटॉमिक गैस अगर कोई है, जैसे हीलियम, नियॉन, इस तरह के गैसेस अगर हैं, तो उनके लिए CV मोलर इज इक्वल्स टू 3/2R, CP मोलर इज इक्वल्स टू 5/2R, और उसके लिए गामा हो जाएगा 5/3। अच्छा, एक चीज़ और होती है यहाँ पे, CP मोलर माइनस CV मोलर इज इक्वल्स टू होता है R। CP माइनस CV करेंगे तो उसकी वैल्यू किसी गैस के लिए R के बराबर आती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले याद रखने हैं, और गैसेस अलग अलग तरह के गैसेस के लिए क्या वैल्यूज़ है ये वैल्यूज़ हमें याद रखनी है। ये मोनो एटॉमिक गैस के लिए हुआ। अगर कोई डाई एटॉमिक गैस है तो उसके लिए CV मोलर होता है 5/2R, CP मोलर होता है 7/2R, और उसके लिए गामा होता है 7/5। ठीक है, और वही अगर कोई ट्राई एटॉमिक गैस होता है तो ट्राई एटॉमिक गैस के लिए CV मोलर होता है 3R, CP मोलर होता है 4R, और गामा होता है 4/3। ठीक है, ये वैल्यूज़ है, ये हमें याद रखनी है वैल्यूज़। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया। चलिए, अब हम लोग आते हैं अलग अलग प्रोसेस में वर्क कैसे कैलकुलेट किया जाता है इस पर। सबसे पहले आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब है वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ठीक है, अगर इस प्रोसेस में डेल्टा U निकालना है तो NCV मोलर इंटू डेल्टा T हो जाएगा। ठीक है, आइडियल गैस के लिए। अच्छा, DW हम लोग लिखे थे माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इंटू DV, और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो DV कितना होगा तो 0, तो DW 0 हो गया, तो इंटीग्रेट करेंगे तो वर्क भी कितना आ जाएगा 0। इस प्रोसेस में वर्क 0 होता है, वर्क नहीं होता इस प्रोसेस में।
और अगर फर्स्ट लॉ यूज़ किया जाए तो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, और डब्ल्यू यहाँ पे 0 है तो डेल्टा यू की ही वैल्यू क्यू के बराबर हो गई, एन सी वी मोलर इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू क्यू वी, हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ये हीट जो एक्सचेंज हो रहा है वो किस कंडीशन में एक्सचेंज हो रहा है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन में। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क 0 होता है, डेल्टा यू और क्यू इक्वल होते हैं और किसके बराबर होते हैं, तो एन सी वी मोलर इंटू डेल्टा टी। कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन में जो हीट हम लोग देते हैं वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता है, या सिस्टम अगर हीट रिलीज कर रहा है तो अपनी इंटरनल एनर्जी को घटा के कर रहा होता है, ठीक है। इस प्रोसेस के लिए अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ अगर ड्रॉ करें तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, हम लोग यहाँ से यहाँ ऐसे जा सकते हैं या यहाँ से यहाँ ऐसे आ सकते हैं, इसी तरह का ग्राफ होगा। इसके अंडर कोई एरिया नहीं होगा क्योंकि वर्क 0 है, तो ये इसके प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, इसका प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ हो गया। 1 से 2 ऐसे जा सकते हैं या 1 से 2 ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, आइसोकोरिक प्रोसेस में इतनी चीज़ें हैं, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है ये। हम लोग वर्क बताना है तो 0 बताएंगे, डेल्टा यू या क्यू कैलकुलेट करना है तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। चलिए, हमें इस चैप्टर में ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चीज़ें क्लियर हैं तो क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप लगा लेंगे। अगर आपको ये पता है कि कहाँ क्या करना है, अगर फॉर्मूले याद हैं तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते, आसान से क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस पे। आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब है कि प्रेशर कांस्टेंट होगा। प्रेशर कांस्टेंट होगा तो किसका प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो सिलेंडर में पिस्टन लगा हुआ है और यहाँ एक कोई आइडियल गैस रखा हुआ है, ठीक है। तो इस गैस का प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, तब इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है। इसका प्रेशर कांस्टेंट है। अच्छा, ये बताइए, अगर हम लोग बाहर का प्रेशर कुछ अलग रखें तो क्या अंदर का प्रेशर कांस्टेंट रह पाएगा क्या? मतलब क्या है, अगर हम लोग यहाँ से कुछ प्रेशर अप्लाई करें, प्रेशर ज़्यादा अप्लाई कर दें तो ये पिस्टन नीचे आएगा। कब तक नीचे आएगा, जब तक अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर ना हो जाए। तो अगर हमें यहाँ का प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो हमें यहाँ का भी प्रेशर क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट, और किसके बराबर, तो इसी के बराबर। बात समझ में आ रही है नहीं? यहाँ से जो हम लोग बाहर से प्रेशर एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो इंटरनल प्रेशर P के बराबर। ये बात समझ में आ रही है? चलिए, वर्क अगर कैलकुलेट करना है तो dW है माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इंटू dV, और ये एक्सटर्नल प्रेशर P एक्सटर्नल कांस्टेंट हो गया और किसके बराबर हो गया, P के। तो इंटीग्रेशन में ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ dW में माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो dW का इंटीग्रेशन वर्क हो गया, ये हो गया माइनस ऑफ P, dV का इंटीग्रेशन हो गया डेल्टा V, वर्क इज इक्वल टू माइनस ऑफ P डेल्टा V, या माइनस ऑफ P इंटू V2 माइनस V1, ऐसा भी लिखा जा सकता है। अच्छा, PV2 को हम लोग लिख सकते हैं, PV2 को क्या लिखा जा सकता है, माइनस ऑफ nRT2 माइनस ऑफ nRT1, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, है ना। PV इक्वल्स टू nRT यूज कर रहे हैं, PV इज इक्वल्स टू nRT, तो PV2 इज इक्वल्स टू nR तो कांस्टेंट है T2 माइनस nRT1 PV1, तो nR अगर कॉमन ले लें तो T2 माइनस T1 बचेगा, उसको लिख देंगे डेल्टा T। तो वर्क यहाँ किसके बराबर हो जाएगा, तो nR ऑफ डेल्टा T।
वर्क यहाँ इसके बराबर भी होता है माइनस एन आर डेल्टा टी। मतलब वर्क हम लोग चाहें तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं माइनस पी डेल्टा वी से, या वर्क हम लोग चाहें तो माइनस एन आर डेल्टा टी से भी निकाल सकते हैं। डिपेंड करेगा आपको क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम बताया गया तो यहाँ से निकाला जाएगा, अगर इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर बताया गया तो यहाँ से निकाला जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? चलिए, ये तो हो गया वर्क। डेल्टा यू निकालना है तो एन सी वी मोलर इंटू डेल्टा टी, आइडियल गैस के लिए लगेगा ही। अब अगर हीट निकालना है तो डेल्टा यू इक्वल्स टू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू है एन सी वी मोलर इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू क्यू प्लस वर्क। वर्क किसके बराबर है तो माइनस पी डेल्टा वी या फिर माइनस एन आर डेल्टा टी। तो यहाँ वर्क को लिख देते हैं माइनस एन आर डेल्टा टी। इस टर्म को अगर इधर ले आए तो क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एन सी वी मोलर इंटू डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी। अगर इसमें से कॉमन ले लिया जाए डेल्टा टी, एन और डेल्टा टी कॉमन ले ले तो सी वी मोलर प्लस आर बचेगा। हम लोग लिखे थे सी पी मोलर माइनस सी वी मोलर इक्वल्स टू आर, तो सी वी मोलर को उधर ले जाए तो सी वी मोलर प्लस आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी पी मोलर। तो Q इक्वल्स टू क्या हो गया, एन सी पी मोलर इंटू डेल्टा टी। और ये हीट किस कंडीशन में दिया लिया जा रहा है तो कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर वाला हीट किसके बराबर होगा तो एन सी पी मोलर इंटू डेल्टा टी। कांस्टेंट वॉल्यूम वाला हीट किसके बराबर था तो एन सी वी मोलर इंटू डेल्टा टी। समझ आ रही है बात? तो यहाँ से हीट आएगा इस प्रोसेस का, यहाँ से डेल्टा यू आएगा, और इन दोनों में से किसी एक फॉर्मूले को यूज करके हम लोग वर्क कैलकुलेट कर रहे होंगे। ठीक है, इस प्रोसेस का अगर पीवी ग्राफ ड्रॉ किया जाए, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ, तो प्रेशर कांस्टेंट है, उसमें गैस का एक्सपेंशन हो सकता है 1 से 2 इस तरीके से जा सकते हैं। तो ये ग्राफ बनेगा, इसके अंडर का जो एरिया होगा इसी से हमें वर्क का मैग्नीट्यूड पता चलेगा, है ना। इस ग्राफ के अंडर का एरिया, और 1 से 2 जा रहे हैं, एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क निगेटिव होगा। अगर वही हम लोग कंप्रेशन करा दें, इसको 1 बना दें, इसको 2 बना दें, तो कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम घट रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड तो इसी से आएगा, इसके अंडर के एरिया से, बट इस बार कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क कैसा होगा तो पॉजिटिव। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आइसोबैरिक प्रोसेस। लिख लीजिए इसके बारे में, सारी चीजें नोट कर लीजिए वहां पे। नोट कर लिए, चलिए। जैसे एक क्वेश्चन अगर किया जाए, किसी प्रोसेस का ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ दिया गया है फॉर
मोनो एटॉमिक आइडियल गैस किसी प्रोसेस के लिए 1 से 2 हम लोग इस तरीके से जा रहे हैं। यहाँ पे प्रेशर 10 atm है, यहाँ वॉल्यूम 1 लीटर है, यहाँ वॉल्यूम 6 लीटर है। मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है, उसके लिए प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ दिया गया है। तो इस ग्राफ के हेल्प से हमें डेल्टा यू निकालना है, क्यू निकालना है और वर्क निकालना है। ये तीनों चीज़ें कितनी कितनी होंगी निकालना है। वीडियो पॉज करिए और कैलकुलेट करने की कोशिश करिए। आ गया। वर्क निकालना है तो वर्क के लिए सिंपली तो इसके अंडर का एरिया निकाल लिया जाएगा। ये एरिया निकाल लेना है। एरिया निकालने के लिए रेक्टेंगल है, ये लेंथ है 5 और ये हाइट है 10, तो वर्क कितना आ गया? तो 5 × 10 मतलब 50। और पॉजिटिव में होगा या निगेटिव में होगा? तो 1 से 2 जा रहे हैं, एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क निगेटिव हो जाएगा, मतलब -50। यूनिट क्या होगा? तो प्रेशर एटीएम में, वॉल्यूम लीटर में है, तो एटीएम लीटर, -50 एटीएम लीटर। ठीक है, ये वर्क हो गया। अब हीट निकालना है और वर्क डेल्टा यू निकालना है, तो कैसे निकाला जाएगा? डेल्टा यू का फॉर्मूला तो एन सी वी डेल्टा टी हमें पता है। नहीं, डेल्टा यू का फॉर्मूला एन सी वी डेल्टा टी, एन पता नहीं है तो या तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाला जाए, लेकिन टेम्परेचर भी नहीं पता है। तो एक काम हम लोग करते हैं, दूसरे तरीके भी हैं बट एक सिंपल सा तरीका ऐसा सोचा जाए कि ये प्रोसेस कौन सा है? तो आइसोबैरिक प्रोसेस है, प्रेशर कांस्टेंट है, और आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क को हम लोग -nr डेल्टा टी लिखते हैं। नहीं, -nr डेल्टा टी, इसी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? तो -50, तो मतलब nr डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो गई? तो 50। ठीक है, अब डेल्टा यू हमें पता है एन सी वी मोलर इंटू डेल्टा टी के बराबर होगा। और गैस कौन सी है? तो मोनो एटॉमिक गैस है। मोनो एटॉमिक गैस के लिए सी वी मोलर हम लोग लिखे 3/2r, तो n 3/2r इंटू डेल्टा टी। एक काम करते हैं, 3/2 बाहर ले लेते हैं, ये हो गया 3/2 nr डेल्टा टी। नहीं, ऐसा हो गया ना, 3/2 nr डेल्टा टी। और nr डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा? तो 3/2 इंटू 50, मतलब ये हो गया 75 एटीएम लीटर। ठीक है, या अगर क्यू निकालना है इस प्रोसेस का, तो क्यू हम लोग लिखे हैं एन सीपी मोलर इंटू डेल्टा टी, और सीपी मोलर आइसोबैरिक प्रोसेस है ना, तो एन सीपी मोलर इंटू डेल्टा टी क्यू होता है। और सीपी मोलर कितना? तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए 5/2r होता है, तो 5/2 nr डेल्टा टी, तो ये हो गया 5/2 इंटू 50। समझ में आ रही बात? मतलब ये कितना हो जाएगा? तो 125 एटीएम लीटर। बोलिए कोई दिक्कत? तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, हमने सारी वैल्यूज एटीएम लीटर में निकाली हैं, आपको क्वेश्चन में जूल में भी निकालने के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, तो कन्वर्ट करना होता है एटीएम लीटर को जूल में, तो इसके लिए कन्वर्जन याद रखेंगे। 1 एटीएम लीटर इज इक्वल टू 100.326 जूल, ऐसा होता है। 101.326 जूल ऐसा होता है 1 एटीएम लीटर। बट कैलकुलेशन पर्पस के लिए इसको हम लोग अजम्पशन लेके इतना भी लिख लेते हैं, 101.3 ये हटा देते हैं, या कहीं कहीं पे और ज़्यादा अजम्पशन लेके 101 जूल लिख दिया जाता है, या और ज़्यादा अजम्पशन लेके कहीं कहीं पे 100 जूल भी लिख दिया जाता है। तो वो डाटा पे डिपेंड करेगा, ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन में दिया भी रहता है कहीं कहीं पे कि कौन सा वैल्यू यूज़ करिए, 1 एटीएम लीटर इक्वल टू कितना जूल। बट अगर एक्चुअल यूज़ करना है तो 101.326, या अप्रॉक्सीमेटली हम लोग ज़्यादातर जगह 101.3, 1 एटीएम लीटर इक्वल टू 101.3 जूल ये यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर यहाँ वर्क बताना होता है जूल में, तो -50 एटीएम लीटर में, तो -50 इंटू 101.3, इतना जूल हो जाता वर्क। अगर यहाँ वर्क जूल में बताना होता तो -50 इंटू 101.3, इतना जूल हम लोग वर्क बता रहे होते। समझ में आ रही बात? चलिए कन्वर्जन नोट कर लीजिएगा आप वहाँ पे।
नोट कर लिया। चलिए आगे बढ़ा जाए। ये हो गया आइसोबैरिक प्रोसेस। हम लोगों ने ग्राफ बना के क्वेश्चन दिया था, हो सकता है क्वेश्चन में ग्राफ ना बनाया जाए, वर्डिंग्स में उसको लिख दिया जाए कि 10 atm प्रेशर पे एक सिस्टम का वॉल्यूम 1 लीटर से बढ़ा के हम लोग 6 लीटर कर दे रहे हैं। तो बताइए इस प्रोसेस में डेल्टा यू क्यू और वर्क कितना होगा। गैस कौन सी थी, तो मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, ऐसा बोल दिया जाएगा। वर्डिंग्स में लिखा जा सकता है, ग्राफ नहीं बना के, है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने थर्ड प्रोसेस पे, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो डेल्टा यू होता है एन सी वी मोलर इंटू डेल्टा टी। आइडियल गैस की बात हो रही है, तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो जीरो, तो डेल्टा यू जीरो हो जाएगा। और डेल्टा यू जीरो होने का मतलब फर्स्ट लॉ अगर यूज करें तो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और डेल्टा यू जीरो है तो क्यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ डब्ल्यू, ऐसा आ गया। क्यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ डब्ल्यू का मतलब क्या, सिस्टम को आप जितना हीट दीजिएगा सिस्टम उतना वर्क कर देगा। कोई सिस्टम है इस प्रोसेस में अगर, तो आप सिस्टम को जितना हीट दे रहे होंगे सिस्टम उतने से वर्क कर देगा। और अगर आप सिस्टम पे वर्क करेंगे, आप सिस्टम पे वर्क करेंगे तो सिस्टम उतने अमाउंट से हीट रिलीज कर देगा। ये होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। सिस्टम को आप जितना हीट दीजिए वो उतना वर्क कर देगा, या सिस्टम पे आप जितना वर्क करेंगे वो उतना हीट रिलीज कर देगा। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। चलिए अब होता क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो पीवी की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट, है ना। प्रेशर इनटू वॉल्यूम ये भी कांस्टेंट होना चाहिए। सपोज करिए अभी यहाँ पे वॉल्यूम 10 लीटर है और बाहर का प्रेशर 1 atm है, ये पिस्टन रुका है तो अंदर का प्रेशर भी 1 atm होगा, ठीक है। हमें यहाँ का प्रेशर बढ़ा के 5 atm कर देना है, मतलब ऊपर से हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे, ऊपर से बढ़ाएंगे तो पिस्टन नीचे आएगा, तब तक नीचे आएगा जब तक अंदर का प्रेशर भी बाहर के बराबर ना हो जाए। तो यहाँ का प्रेशर बढ़ा के हमें क्या कर देना है, 5 atm। 5 atm जब कर देंगे तो पिस्टन कुछ नीचे आके रुकेगा, उस टाइम वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होना चाहिए, मतलब 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 5 इंटू V2, तो V कितना आ जाएगा, तो 2 लीटर, मतलब फाइनल वॉल्यूम इसका 2 लीटर हो जाएगा, ठीक है। फाइनली इसका वॉल्यूम 2 लीटर हो जाना है। तो ये काम हम लोग कैसे कर रहे हैं, सपोज करिए कि हमने इस पे एक ब्लॉक रख दिया, एक इस पे बड़ा ब्लॉक रख दिया, उस ब्लॉक को रखने की वजह से बाहर का प्रेशर 5 atm हो गया। इस पे एक ब्लॉक रखा हमने पिस्टन के ऊपर, यहाँ पे ब्लॉक रखा तो बाहर का प्रेशर बढ़ के 5 atm हो गया। कुछ इस साइज का ब्लॉक हमने रखा था, तो अब ये पिस्टन नीचे आएगा, तब तक नीचे आएगा जब तक अंदर का प्रेशर भी 5 atm ना हो जाए, और जब 5 atm हो जाएगा तो ये रुक जाएगा, और उस टाइम फिर सिस्टम का वॉल्यूम घट के कितना हो गया होगा, तो 2 लीटर। यहाँ पे वॉल्यूम 2 लीटर, हमने इस पे एक ब्लॉक रख दिया है जिसकी वजह से यहाँ का प्रेशर अब हो गया है 5 atm, तो यहाँ का भी प्रेशर क्या हो गया होगा, 5 atm, ठीक है। बात समझ में आ रही है। पहले 1 atm प्रेशर था, हमने ब्लॉक रखा, प्रेशर बढ़ के 5 atm हो गया, तो ये पिस्टन नीचे गया, तब तक गया जब तक अंदर का प्रेशर भी 5 atm ना हो जाए, और जब 5 atm हो गया तो ये पिस्टन रुक गया, उस टाइम वॉल्यूम कितना हो गया, 2 लीटर, ठीक है। हम एक काम करते हैं, यहां से यहां पहुंचने का एक तरीका ये हो गया कि हमने ब्लॉक रख दिया बड़ा सा जिससे प्रेशर 5 हो गया। हम एक दूसरा तरीका अब यूज करते हैं। दूसरा तरीका क्या यूज करते हैं
कि हम इतना बड़ा ब्लॉक ना रख के इसके आधे साइज का ब्लॉक रखते हैं। इसके आधे साइज का ब्लॉक, कुछ इतना बड़ा ब्लॉक कि इसको रखने से बाहर का प्रेशर 3 atm हुआ। तो पिस्टन जब रुका होगा तो अंदर का प्रेशर भी 3 atm हुआ होगा, और उस टाइम वॉल्यूम कितना हो गया होगा, तो V उस टाइम 10/3 नहीं, P1 V1 P2 V2 P3 V3 सब बराबर ही होंगे ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो यहाँ का वॉल्यूम कितना हो गया होगा, तो 10/3 लीटर। और अब इस पे फिर एक ब्लॉक रख देते हैं जिसके वजह से प्रेशर बाहर का 3 atm से बढ़ के 5 atm हो जाए, तो यहां पे पहुंच जाएंगे। नहीं समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? पहले 1 atm से बढ़ा के 3 atm किए, 3 atm से बढ़ा के फिर 5 atm कर दिए, तो भी यहां पहुंचेंगे 5 atm पे, तो यही होगा। तो जो चीज हम डायरेक्टली एक बार में कर सक रहे थे उसको हमने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। दोनों में डिफरेंस है, ये चीज एक बार में हो जा रही थी, ये चीज 2 बार में हो रही है। या 2 बार क्यों, हम लोग चाहे तो और भी इसको ब्रेक कर सकते हैं ना, और छोटा ब्लॉक रखा जाए, 1 atm से प्रेशर बढ़ा के 2 atm किया जाए, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ऐसे भी तो कर सकते हैं हम लोग। तो वहां नंबर ऑफ प्रोसेस और बढ़ते चले जा रहे हैं। या 1 से 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, ऐसे करते करते फाइनली 5 पे, ऐसे भी तो किया जा सकता है। बहुत सारे तरीके हैं यहां से यहां पहुंचने के। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? या हम लोग अब छोड़ो, इस पे ब्लॉक रख ही नहीं रहे हम लोग। इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पे सैंड के पार्टिकल, छोटे पार्टिकल्स हम लोग इस पर रख रहे हैं, एक एक पार्टिकल रखा जा रहा है। कितने नंबर ऑफ स्टेप्स हो जाएंगे, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स हो जाएंगे। नहीं, एक पार्टिकल रखे थोड़ा सा बड़ा, फिर एक पार्टिकल रखे फिर थोड़ा सा बड़ा, एक एक पार्टिकल रखते चले गए, रखते चले गए, रखते चले गए, तो इस तरीके से नंबर ऑफ स्टेप्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो अब यहां पे 2 बात आती है कि अगर प्रोसेस को हम लोग फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में कराएं, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में, 1 स्टेप में करा लीजिए, 2 स्टेप में करा लीजिए, 4 में करा लीजिए, 10 में करा लीजिए, 20 में करा लीजिए, तो वो प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। अब बाहर जब यहां ब्लॉक रखे तो बाहर का प्रेशर 1 atm से बढ़ के तुरंत 5 atm हो गया, लेकिन अंदर का प्रेशर तो 5 atm हुआ नहीं तुरंत। तो अंदर और बाहर के प्रेशर में डिफरेंस आ गया, काफी बड़ा डिफरेंस आ गया। बट अगर आप इस पे सैंड का पार्टिकल रखेंगे, एक पार्टिकल रखेंगे, तो सोचिए कितना ही डिफरेंस आ जाएगा। बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर लगभग क्या होगा, इक्वल। बहुत ही स्मॉल सा डिफरेंस, इनफाइनिटेसिमल स्मॉल सा डिफरेंस। तो अगर नंबर ऑफ स्टेप्स को बढ़ा के हम लोग इनफाइनाइट कर देते हैं, तो ऐसे में प्रोसेस जो होता है वो रिवर्सिबल हो जाता है, और ऐसे में अंदर और बाहर के प्रेशर में डिफरेंस नहीं रहता, बहुत ही स्मॉल अमाउंट से डिफर करते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि अब प्रोसेस 2 तरीके से होते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस और दूसरा होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है उसमें एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर से काफी ज्यादा अमाउंट से डिफर करता है, जबकि रिवर्सिबल प्रोसेस में इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर में बहुत ही कम डिफरेंस होता है, डीपी का डिफरेंस। बाहर जो प्रेशर है वो अंदर के प्रेशर के लगभग बराबर, कितना डिफरेंस है, तो बहुत छोटा सा डीपी का डिफरेंस है। जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में बाहर के प्रेशर और अंदर के प्रेशर में अच्छा खासा डिफरेंस होता है, डेल्टा पी का डिफरेंस होता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है ये स्लो होता है और ये प्रोसेस फास्ट होता है। ये फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में होता है, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में होता है। ये प्रोसेस जो होता है कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पे होता है।
ये प्रोसेस जो होता है वेरिएबल एक्सटर्नल प्रेशर पे होता है। जैसे 1 एटीएम से प्रेशर आपने बढ़ाया 5 एटीएम कर दिया, तो जब पिस्टन नीचे जा रहा है तो पूरे टाइम एक्सटर्नल प्रेशर कितना है 5 एटीएम। तो इस तरह के प्रोसेस जो होते हैं कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पे होते हैं, कांस्टेंट हो जाता है एक्सटर्नल प्रेशर। बट इस तरह के जो प्रोसेस हैं वो वेरिएबल एक्सटर्नल प्रेशर पे होते हैं। हम पूरे टाइम वेरी करा रहे हैं, एक एक सैंड का पार्टिकल ऐड करके एक्सटर्नल प्रेशर को हम लोग वेरी करा रहे हैं। तो अब दो तरह के प्रोसेस होते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। हम लोग के ऊपर है कि हम लोग प्रोसेस को कैसा कराना चाहते हैं। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस कराएंगे तो प्रोसेस स्लो होगा, वेरिएबल एक्सटर्नल प्रेशर पे होगा और इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे। जबकि अगर इरिवर्सिबल कराएंगे तो प्रोसेस फास्ट होगा, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में होगा और एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए ये लिखा जाए, इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, इसको नोट करिए। लिखिए वहां प्रोसेस आर ऑफ 2 टाइप्स और उसमें ये चीजें नोट कर लीजिए। प्रोसेस आर ऑफ 2 टाइप्स, उसमें वो चीजें नोट कर लीजिए। लिखा? तो क्वेश्चन में अब आपको ये देखना पड़ेगा कि प्रोसेस रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल है। हो सकता है क्वेश्चन में डायरेक्टली बता दिया जाए कि रिवर्सिबली हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस करा रहे हैं या इरिवर्सिबली आइसोथर्मल प्रोसेस करा रहे हैं। ये डायरेक्टली बता दिया जाता है कुछ कुछ क्वेश्चन में, बट कुछ क्वेश्चंस में ये डायरेक्टली नहीं बताया जाता है, स्लोली बोल दिया जाता है। हम लोग स्लोली आइसोथर्मल प्रोसेस करा रहे हैं। स्लोली कराने का मतलब कौन सा तरीका हो गया, तो रिवर्सिबल। या वेरिएबल एक्सटर्नल प्रेशर पे करा रहे हैं तो कौन सा तरीका हो गया, तो रिवर्सिबल। ये सब कुछ चीजें हैं, ये पता लगाने के लिए बोल दिया आइसोथर्मल प्रोसेस करा रहे हैं कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पे। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर किसमें होता है, तो इरिवर्सिबल। तो ये सब तरीके हैं पता लगाने के कि प्रोसेस रिवर्सिबल है या फिर इरिवर्सिबल। और अब अगर प्रोसेस रिवर्सिबल होगा तो उसके लिए अलग चीजें एप्लीकेबल होंगी, प्रोसेस अगर इरिवर्सिबल होगा तो उसके लिए अलग चीजें एप्लीकेबल होंगी। तो अब हम लोग को आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस भी देखना है, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस भी देखना है। लिखते हैं वहां पे, लिखिए पहले रिवर्सिबल वाला देखते हैं। लिखिए आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। लिखा? आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस अगर है तो डेल्टा यू तो जीरो है ही आइसोथर्मल प्रोसेस की वजह से। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डी वी होता है। और रिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोगों ने पी एक्सटर्नल को लिखा है पी इंटरनल प्लस माइनस डी पी इंटू डी वी, ऐसा हो गया। तो डी डब्ल्यू क्या हो गया, तो माइनस ऑफ पी इंटरनल इंटू डी वी प्लस माइनस डी पी डी वी। और डी पी बहुत स्मॉल है, डी वी बहुत स्मॉल है, तो उनका प्रोडक्ट और भी स्मॉल होगा, ये नेग्लिजिबल हम लोग मान लेते हैं। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी इंटरनल इंटू डी वी। अच्छा, पी इंटरनल मतलब गैस का प्रेशर, जिसको हम लोग पी से डिनोट कर देंगे। पी मतलब गैस का प्रेशर, पी एक्सटर्नल है तो बाहर का प्रेशर। ठीक है, ये वेरिएबल है या कांस्टेंट है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में वेरिएबल होगा। इसको रख दिया जाए माइनस ऑफ एन आर टी अपॉन वी इंटू डी वी, एन आर टी अपॉन वी इंटू डी वी। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए, V1 से लेके V2 तक। dW का इंटीग्रेशन तो वर्क हो जाएगा, dW का इंटीग्रेशन वर्क हो गया। एन आर कांस्टेंट है और आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो एन आर टी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर रहेगा 1 अपॉन वी इंटू डी वी। और 1 अपॉन वी डी वी 1 बाई एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन एल एन एक्स होता है। तो वर्क क्या हो जाएगा, तो माइनस ऑफ एन आर टी एल एन ऑफ वी
इसकी लिमिट होगी V1 से लेके V2 तक, और यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो ln V2 माइनस ln V1, तो ln V2 बाई V1 हो जाएगा, है ना। वर्क हो गया माइनस ऑफ nRT ln V2 बाई V1। समझ आ रहा है, ये वर्क का फॉर्मूला हो गया माइनस nRT ln V2 बाई V1। ln को log बेस 10 में अगर कन्वर्ट करें तो माइनस 2.303 nRT log ऑफ V2 बाई V1 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया वर्क का फॉर्मूला। या फिर वर्क को हम लोग प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। इस प्रोसेस के लिए P1 V1 इक्वल टू P2 V2 है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो V2 बाई V1 को P1 बाई P2 के बराबर लिख सकते हैं, तो V2 बाई V1 को P1 बाई P2। तो ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे यूज होंगे वर्क कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम लोग वर्क निकाल रहे होंगे, और वर्क अगर आ गया तो Q भी आ जाएगा, क्योंकि Q इस प्रोसेस में जो है वो माइनस ऑफ W के बराबर है। Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ W इस प्रोसेस में होता है। तो वर्क इस फॉर्मूले से आएगा, और वर्क आ गया तो हीट निकालना चाहे हीट भी निकाल सकते हैं, और डेल्टा यू इस प्रोसेस का 0 है ही। चलिए ये नोट करिए वहां पे। नोट कर लिए, चलिए। तो ये फॉर्मूला है आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क कैलकुलेट करने के लिए। अब इस प्रोसेस के लिए अगर ग्राफ ड्रॉ करना है, इस प्रोसेस के लिए अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो PV इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो इस टाइप का। P इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K अपॉन V, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। Y इज इक्वल टू K बाई एक्स, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है ये, है ना, ऐसा ग्राफ बनता है। 1 से 2 हम लोग ऐसे जा सकते हैं, 1 से 2 एक्सपेंशन अगर कराए तो, और इसके अंडर का एरिया हमें वर्क बताएगा। हालांकि ग्राफिकली हम लोग यहाँ पे वर्क नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये एरिया कैलकुलेट करना हमारे मतलब कुछ शेप होता है इसका तब तो निकालते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम इस टाइप का होता तब निकाल लेते हैं। इस कर्व का कैसे एरिया निकालोगे, कोई फार्मूला तो है नहीं। वर्क निकालना है तो वो फार्मूला हमें लगाना पड़ेगा, माइनस 2.303 nRT log V2 बाई V1 या log P1 बाई P2, ठीक है। हाँ, 1 से 2 जा रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो वर्क निगेटिव होगा, ठीक है। वही अगर कंप्रेशन कराया जाए तो भी ग्राफ ऐसा ही होगा, बट इधर से इधर जा रहे होंगे, और कंप्रेशन में वर्क कैसा हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा। कंप्रेशन में वर्क पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसका स्लोप अगर निकाला जाए तो स्लोप हम लोग यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। dp बाई dv को हम लोग बोलते हैं स्लोप, है ना, नहीं dy बाई dx स्लोप होता है ना, तो यहाँ dp बाई dv स्लोप होगा। तो p इज इक्वल टू k बाई v है, ठीक है। p इज इक्वल टू क्या है, k बाई v, तो इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू v, तो इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू v, या यहां से कर लीजिए, pv इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, pv इक्वल्स टू k, तो v dp बाई dv प्लस p इज इक्वल टू 0 ऐसा लिखेंगे ना। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे v के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दिए, इसको बाहर रख दिए, v बाहर आ गया, dp बाई dv प्लस एक बार इसको बाहर आने दिए, इसका डिफरेंशिएशन कर दिए v के रिस्पेक्ट में, तो d v का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो p बाहर आ गया। तो यहाँ से dp बाई dv इसको क्या लिख सकते हैं, p इधर आ जाएगा, माइनस p हो जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा v। तो इस ग्राफ का स्लोप होता है माइनस p बाई v के बराबर। चलिए ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। तो ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है।
अब हम लोग आते हैं आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस पे। लिखिए वहां हेडिंग डालिए आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस। लिखा आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क अगर कैलकुलेट करना, अच्छा डेल्टा यू तो यहाँ भी जीरो होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस है। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डी वी, और यहाँ पी एक्सटर्नल को हम लोग पी इंटरनल के बराबर नहीं लिख सकते। तो वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बात ये हुई थी ना कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल के बराबर तो नहीं है, बट एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है पूरे टाइम। नहीं, 1 से बढ़ा के हमने 5 किया, फिर वो 5 ही रहा पूरे टाइम। एक्सटर्नल प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट। बात भी हुई कि इरिवर्सिबल प्रोसेस कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर का होता है, तो ये कांस्टेंट है, तो इसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लिया जाएगा, पी एक्सटर्नल बाहर आ जाएगा। इंटीग्रल में क्या बचेगा, डीवी। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन वर्क इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डीवी को हम लोग लिख देंगे डेल्टा वी, डीवी को लिख दिया जाएगा डेल्टा वी। तो यहां से वर्क आएगा, या इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख दिया जाता है, डेल्टा वी मतलब V2 माइनस V1। V2 को हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं nRT अपॉन P2 माइनस nRT अपॉन P1, ऐसे भी लिख दिया जाता है। जहाँ P1 क्या है तो गैस का इनिशियल प्रेशर, अंदर जो गैस है उसका इनिशियल प्रेशर, और P2 क्या है तो अंदर जो गैस है उसका फाइनल प्रेशर। अच्छा, अंदर जो गैस है उसका फाइनल प्रेशर किसके बराबर होगा? बाहर जो प्रेशर लगाए हैं, पिस्टन तभी रुकेगा ना जब अंदर का प्रेशर बाहर के बराबर हो जाए। तो जो फाइनल प्रेशर है P2 वो किसके बराबर होगा, P एक्सटर्नल के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से चाहे यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, डिपेंड करेगा कि हमें V1 V2 दिया गया है तो यहाँ से निकालेंगे, P1 P2 दिया गया तो यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, और अगर वर्क आ गया तो Q भी आ जाएगा, Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ W। ठीक है ना। इसके लिए ग्राफ अगर ड्रॉ किया जाए, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ, तो अगर फिर से याद किया जाए तो हम लोग क्या कर रहे थे, अगर कंप्रेशन कराना था तो हम लोग क्या किए थे, 1 ATM था पहले प्रेशर, पिस्टन रुका हुआ था, अचानक से बढ़ा के उसको कितना कर दिया, 5 ATM। अब फिर उसका वॉल्यूम कम हो रहा था। समझ आ रही है बात? वही अगर एक्सपेंशन कराना होगा तो क्या करेंगे, अचानक से प्रेशर हम लोग बाहर वाला घटा देंगे, अचानक से बाहर वाला प्रेशर घटा दिया जाएगा तो फिर पिस्टन ऊपर आएगा। तो अचानक से प्रेशर बढ़ा दिया जाता है या घटा दिया जाता है? अगर एक्सपेंशन कराना है तो प्रेशर को अचानक से हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, घटा दिया, अब वॉल्यूम बढ़ेगा, जहां तक जाना है वहां तक जाएगा। और कहां तक जाएगा, तो यहाँ पे जो P1 V1 था वही यहाँ पे P2 V2 होना चाहिए, मतलब ये कर्व पे आना चाहिए। कर्व पे हर जगह PV की वैल्यू सेम है। समझ में आ रही बात? यहाँ का जो P2 V2 है वो यहाँ के P1 V1 के बराबर। तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। 1 से 2 इस तरीके से जाएंगे। इसके अंडर का एरिया हमें वर्क बताएगा, और वर्क यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है तो निगेटिव होगा। वही अगर कंप्रेशन कराना होता तो इधर से हम लोग जा रहे होते, ऐसे है ना, रिवर्सिबल में ऐसे जा रहे होते, बट इरिवर्सिबल है तो अचानक से पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर बढ़ा देंगे, अब वॉल्यूम घटेगा, जहां तक जाना है वहां तक जाएगा। समझ आ रहा है? पहले अचानक से प्रेशर हमने बढ़ा के 1 ATM से 5 ATM कर दिया, वॉल्यूम घट रहा है। हाँ, यहाँ का P1 V1 और यहाँ का P2 V2 बराबर, एक कर्व पे ये दोनों पॉइंट्स लाई करने चाहिए। इसके अंडर का एरिया हमें ग्राफ देगा, इस ग्राफ के अंडर का एरिया हमें वर्क देगा, और वर्क यहाँ पे पॉजिटिव होगा क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, चलिए तो ये नोट कर लीजिए और ये दोनों ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। कर लिया? चलिए, तो हमने आइसोथर्मल रिवर्सिबल और आइसोथर्मल इरिवर्सिबल दोनों के लिए डेरिवेशंस कर लिए हैं। अब एक कंपैरिजन हमें करना होता है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल का।
मतलब एक ही ग्राफ में हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस को कंपेयर करते हैं। अगर एक्सपेंशन करा रहे हैं तो रिवर्सिबली अगर कराए तो इस टाइप से आएगा, ऐसा कुछ ग्राफ होगा ना। इसके अंडर का एरिया हमें वर्क देगा। ये वर्क निगेटिव होगा हालांकि। ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अगर इसी प्रोसेस को इरिवर्सिबल तरीके से करा रहे होते तो जाना हमें फाइनली यहीं पे है, बट हम लोग क्या करते हैं, अचानक से पहले प्रेशर ड्रॉप करा के इतना करा देते हैं ना, इतना करा देते हैं। अब उसका वॉल्यूम बढ़ के यहां तक पहुंच जाता। तो अगर इसी प्रोसेस को इरिवर्सिबल तरीके से कराते तो वर्क कितना आता, तो इतना आता। इसके अंडर का एरिया, इस ग्राफ के अंडर का एरिया अभी ड्रॉ किए थे ना इरिवर्सिबल के लिए, तो इतना वर्क आता इरिवर्सिबल तरीके से अगर कराया गया होता तो एरिया किसका ज्यादा दिखाई दे रहा है? रिवर्सिबल तरीके से कराएंगे तो इस पूरे कर्व के अंडर का एरिया आएगा, इरिवर्सिबल से कराएंगे तो ये वाला एरिया बस आएगा। तो एरिया किसका ज्यादा है? तो रिवर्सिबल तरीके से कराया जाए तो एरिया रिवर्सिबल में ज्यादा आ रहा है। बात यहां पे ये है कि वर्क यहां पे निगेटिव है दोनों ही केस में। तो वर्क किसका ज्यादा हम लोग लिखेंगे, रिवर्सिबल का या वर्क इरिवर्सिबल का? तो एक चीज ध्यान रखनी है, वर्क को जब भी हम लोग कंपेयर करते हैं मैग्नीट्यूड वाइज कंपेयर करते हैं। वर्क का साइन हमें ये बताता है कि कौन किस पे वर्क कर रहा है। वर्क पॉजिटिव है तो हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, वर्क नेगेटिव है तो सिस्टम हम पे वर्क कर रहा है। बट अगर कंपैरिजन करना है तो कितना वर्क हुआ उसका कंपैरिजन होता है मैग्नीट्यूड वाइज। तो मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होगा, तो जिसका एरिया ज्यादा है। एरिया किसका ज्यादा है, तो रिवर्सिबल का एरिया ज्यादा है। तो वर्क डन इन केस ऑफ रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन वर्क डन इन केस ऑफ इरिवर्सिबल। बात यहां पे किसकी हो रही है, तो एक्सपेंशन की। अगर वही हम लोग कंप्रेशन करा दें, अगर वही हम लोग कंप्रेशन करा दें 1 से 2, कंप्रेशन में इस तरीके से जाते रिवर्सिबल तरीके से, बट अगर इरिवर्सिबल तरीके से जाना है तो अचानक से पहले हम लोग प्रेशर बढ़ा देंगे और फिर अब वॉल्यूम घटेगा, घट के यहां पहुंचेगा। समझ में आ रही बात? अगर रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क कैलकुलेट करना होता तो इसके अंडर का एरिया, और अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क कैलकुलेट करना है तो इसके अंडर का एरिया। जो कि हमें ज्यादा दिख रहा है रिवर्सिबल से। तो यहाँ वर्क किसका ज्यादा हो गया, रिवर्सिबल का या इरिवर्सिबल का? तो इरिवर्सिबल का एरिया हमें ज्यादा दिख रहा है तो वर्क इरिवर्सिबल का ज्यादा। वर्क यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है। तो एक्सपेंशन में किस प्रोसेस का वर्क ज्यादा होता है, तो एक्सपेंशन में रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क ज्यादा होता है। और कंप्रेशन में किस प्रोसेस का वर्क ज्यादा होता है, तो कंप्रेशन में इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क ज्यादा होता है। और ये चीज सिर्फ यही नहीं, हमेशा एप्लीकेबल होती है कि रिवर्स एक्सपेंशन में रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क ज्यादा और कंप्रेशन में इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क ज्यादा, ठीक है। और ये ध्यान में रखना है कि वर्क को हम लोग हमेशा मैग्नीट्यूड वाइज कंपेयर करते हैं। डेल्टा यू को आप कंपेयर कर लीजिए साइन के साथ, लेकिन वर्क को हम लोग हमेशा मैग्नीट्यूड वाइज कंपेयर करेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। और यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस कंप्लीट होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में इतनी ही चीज़ें हम लोग को देखनी थी। इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स लगाने आपको आइडेंटिफाई करना है कि प्रोसेस कौन सा है। आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। अभी 2 प्रोसेस और बचे हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस और साइक्लिक प्रोसेस। तो उनकी हम लोग बात अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इन पे बेस्ड आप लोग असाइनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चंस अगर समझ में आ गए और आपको फॉर्मूला याद है, क्वेश्चन समझ में आ गए इन द सेंस कि आप अगर आइडेंटिफाई कर लिए कि प्रोसेस कौन सा है और उस प्रोसेस का आपको फॉर्मूला याद है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन में बहुत इधर उधर चेंजेस नहीं किए जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। हाँ, बट ये है कि फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए प्रोसेस वाइज कि किस प्रोसेस में कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, ठीक है। चलिए, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इसके आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे।